क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग समय में 4 अलग अलग सीबीआई की टीमें बनाई गई थीं। केस इतना पेचीदा हो चुका था कि सीबीआई को भी 28 साल लग गए इन्वेस्टिगेशन करने में। पहले तो पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, फिर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, इसके बाद सीबीआई को ये केस दिया गया। अंतिम में जाकर एक मामूली चोर की वजह से ये केस सॉल्व हो पाया। इस केस को भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केसों में से एक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टर अभया केस। ये कहानी शुरू होती है केरला के कोट्टायम नाम की जगह से। यहाँ पर एक कॉन्वेंट है, सेंट पायस 10th कॉन्वेंट। इस जगह पर एक लड़की पढ़ाई करने के लिए आई थी, बीना थॉमस। इनकी उम्र करीब 18 या 19 साल रही होगी। कॉन्वेंट में एडमिशन लेने के बाद इनका नाम बदलकर सिस्टर अभया कर दिया गया था। सिस्टर अभया इस कॉन्वेंट में नन की पढ़ाई करने के लिए आई थीं और यहीं के हॉस्टल में रहती भी थीं। इनके साथ और भी लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आई थीं और वो भी यहीं पर रहती थीं। दिन था 27 मार्च 1992। इस दिन अभया का एग्जाम था। सिस्टर अभया सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती हैं और सो जाती हैं। 4 बजे का अलार्म बजता है, ये उठती हैं और अपने रूम में सो रही अपने रूममेट्स को जगाती हैं। आपको तो पता ही होगा कि कोस्टल एरिया में कितनी गर्मी रहती है। केरला में भी ऐसे ही गर्मी थी। सिस्टर अभया अपने दोस्तों को जगाती हैं। इसके बाद ये अपना चप्पल पहनकर बगल वाले किचन में जाती हैं। वहाँ पर फ्रिज रखा हुआ था। अभया फ्रिज के पास आती हैं और यहाँ से पानी निकाल करके पीती हैं। 10 से 12 मिनट के बाद इनकी दोस्त उठती हैं। इन्हें सिस्टर अभया ने बता दिया था कि मैं किचन में पानी पीने के लिए जा रही हूँ, अभी आती हूँ। 4 से 4:15 बजे के करीब क्लासमेट्स उठती हैं और एग्जाम की तैयारी शुरू करती हैं। इतने में इन्हें महसूस होता है कि अभया कहाँ पर है। एक दोस्त उसको बुलाने के लिए किचन में जाती है। किचन में इन्होंने देखा कि फ्रिज के पास पानी गिरा हुआ है और अभया के एक पैर का चप्पल भी वहीं पर है। दोस्त अभया को कई बार आवाज लगाती हैं लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब ये दोस्त अपने रूम में आकर बाकी के दोस्तों को इस बारे में बताती हैं। अब सभी लोग अभया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सुबह हो रहा था। ये बात फैलने लगी कि अभया गायब है। इस हॉस्टल के कंपाउंड में एक कुआं था। कुएं के पास एक दोस्त गई। यहाँ इसने देखा कि अभया के दूसरे पैर का चप्पल पड़ा हुआ है। अब ये दोस्त कुएं में झांक कर देखती है। अंदर देखते ही इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर अभया की बॉडी थी। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। कोट्टायम वेस्ट की पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस ने भी कुएं में झांक कर देखा। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है अभया की बॉडी को बाहर निकालने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पर पहुंचती है। सुबह के 10 बजे तक बॉडी को कुएं से निकाल लिया गया। इसके बाद बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिस्टर अभया यहाँ पर आई कैसे। इनको प्यास लगा था। ये पानी पीने के लिए किचन में जाती हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर पानी नहीं था तो ये किचन से कुएं के पास आती हैं, लेकिन फ्रिज के पास तो पानी गिरा हुआ था। इसका मतलब कि फ्रिज में पानी था। सवाल ये भी उठा कि अभया के एक पैर का चप्पल किचन में फ्रिज के पास कैसे आया और दूसरा चप्पल कुएं के पास कैसे गया। यही सब बातें हो रही थीं। अब कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में सिस्टर अभया का पोस्टमार्टम किया जाता है। इनके सर पर चोट का निशान था। राइट साइड का कंधा छिल चुका था। बैक साइड पर भी खरोचों के निशान थे, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी निशान नहीं मिला। वहाँ की लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्हें इसमें कोई शक की चीज दिखाई नहीं दी। इन्होंने रिपोर्ट बनाया कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई है और इनके शरीर पर चोटों के निशान डूबते टाइम आया था। ये एक दुर्घटना थी। ये सारी बातें सुनने के बाद कॉन्वेंट की कोई भी नन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी वजह तो मैंने आपको ऊपर बता ही दी है। जब फ्रिज में पानी था तो अभया कुएं के पास क्यों जाएंगी। उनका एक चप्पल फ्रिज के पास और दूसरा चप्पल कुएं के पास कैसे गया। आत्महत्या का भी कोई चांस नहीं था। अगर ये कुएं में कूदने के लिए जाती भी तो दोनों चप्पल पहनी हुई होती या फिर कुएं के पास ही चप्पल को उतार देती। क्राइम सीन को देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभया को किचन से घसीट कर कुएं में ले जाकर फेंक दिया है। पुलिस की रिपोर्ट से कॉन्वेंट की नन को संतुष्टि नहीं मिली। करीब 67 नन ने मिलकर एक लेटर लिखा, इस पर साइन किया और केरला के चीफ मिनिस्टर के पास भेज दिया। इसमें इन्होंने लिखा कि लोकल पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है। इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। केरला गवर्नमेंट ने लेटर को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन केस को सीबीआई को नहीं दिया। ये केस ट्रांसफर किया गया केरला के क्राइम ब्रांच में। मार्च 1992 में ये कांड हुआ था और अप्रैल में लोकल पुलिस से इस केस को लेकर के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया।
क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इनका भी यही कहना था कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई है। कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वहां की परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई थी। क्राइम ब्रांच पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने सिस्टर अभया केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है और जबरदस्ती इसको आत्महत्या बनाया है, जबकि ये आत्महत्या है नहीं बल्कि हत्या है। उस दिन यानी कि 27 मार्च की सुबह 4 बजे एक चोर कॉन्वेंट में चोरी करने के लिए गया था। इसके चोरी का टाइम 3 से 5 बजे के बीच में होता था क्योंकि इस समय लोग गहरी नींद में होते थे। इसने उस समय एक अजीब चीज देखी। कॉन्वेंट की एक नन और 2 फादर साथ में थे। सुबह 4 बजे का समय था और इस तरह की चीज बहुत ही हैरान करने वाली थी क्योंकि दोनों फादर्स का डिपार्टमेंट तो दूसरी तरफ था। इनका यहाँ पर कोई भी काम नहीं था और वो भी इस समय पर तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में सिस्टर अभया की एक दोस्त भी बोलती हैं कि इन्होंने भी उनको देखा था आधी रात को। सिस्टर अभया ने भी एक बार बताया कि उसने भी इन तीनों को साथ में देखा था और वो भी आपत्तिजनक हालत में। हो सकता है कि इस बार भी अभया ने इन्हें देख लिया था। जब उन तीनों की नजर अभया के ऊपर गई होगी तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने अभया को मार डाला और कुएं में फेंक दिया। धीरे धीरे ये केस बढ़ते जा रहा था। अब 1993 में केरला गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। अब यहाँ से एक रियल स्टोरी शुरू होती है। आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा और डेट्स पर भी ध्यान दीजिएगा। 29 मार्च 1993 को सीबीआई इस केस की एफआईआर दर्ज करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ये सीबीआई की पहली टीम थी। इस टीम को लीड कर रहे थे वर्गीस पी थॉमस। 30 दिसंबर 1993 को मिस्टर थॉमस सीबीआई की सर्विस से रिजाइन कर देते हैं। वैसे इनको करीब 7 साल बचे थे रिटायरमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया। 19 जनवरी 1994 को मिस्टर थॉमस केरला के कोचीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि क्यों इन्होंने सीबीआई से रिजाइन किया। ये कहते हैं कि कोचीन यूनिट के सीबीआई सुपरिटेंडेंट इनके ऊपर प्रेशर दे रहे थे कि सिस्टर अभया की मौत को आत्महत्या बताओ, लेकिन इन्हें लगता था कि ये मर्डर है। मिस्टर थॉमस ऐसा करने से मना कर देते हैं और अपने सर्विस से रिजाइन कर देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सिस्टर अभया का केस बेकाबू आग की तरह पूरे देश में फैल गया था। इस केस के बारे में अब केरला स्टेट असेंबली में भी बातें होने लगीं, पार्लियामेंट में भी बहस होने लगा था। इसके बाद केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन सबमिट किया गया। केरला हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस सुपरिटेंडेंट को इन्वेस्टिगेशन से और कोचीन सीबीआई यूनिट से हटा दिया जाए। 3 जून 1994 को केरला स्टेट के सभी एमपीज ने भी सीबीआई के डायरेक्टर को एक पिटीशन भेजा सुपरिटेंडेंट को हटाने के लिए। सीबीआई के डायरेक्टर कोर्ट के आदेश को और एमपीज के पिटीशन पर ध्यान देते हुए सुपरिटेंडेंट को हटा देते हैं। 1993 में पहली सीबीआई की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। 7 अप्रैल 1995 को सिस्टर अभया की हाइट का एक डमी लिया गया, यानी कि एक पुतला लिया गया और उस पुतले को कुएं में फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। 17 अप्रैल को इस टेस्ट की रिपोर्ट सीबीआई को भेजी जाती है। डॉक्टर्स ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इस डमी पर भी वो सारी इंजरीज थीं जो डूबने से हो सकती थीं और यही इंजरीज सिस्टर अभया की बॉडी पर भी थीं, लेकिन सिस्टर अभया की बॉडी पर इसके अलावा भी कुछ अलग इंजरीज थीं। डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि इस केस में मर्डर वाले एंगल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सीबीआई भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सिस्टर अभया की दोस्त ने और उस चोर अदक्का राजू ने 3 लोगों का नाम बताया था जिन पर उन्हें शक था कि यही लोग अभया की मौत के पीछे हो सकते हैं। ये तीनों थे सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोट्टूर और फादर जोस पुथरी काइल। डमी टेस्ट के बाद बताया गया कि ये मर्डर भी हो सकता है। इसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 27 नवंबर 1995 को एक्शन काउंसिल कोचीन के सीबीआई ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करती है। 1 जुलाई 1996 को एक्शन काउंसिल ने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि सीबीआई अपनी जांच ठीक से नहीं कर रही है, जिसके बाद कोर्ट सीबीआई को 3 महीने का टाइम देती है सिस्टर अभया केस की रिपोर्ट सबमिट करने का। अब सीबीआई ने 3 लाख रुपए का इनाम रख दिया जो भी इस केस से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 29 नवंबर 1996 को सीबीआई अपनी रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में सबमिट करती है। इसमें लिखा था कि हम यह नहीं पता लगा पाए कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या है। सीबीआई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब सीबीआई की दूसरी टीम बनाई जाती है। 1999 में ये टीम भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसमें लिखा था कि हमें लगता तो है कि ये मर्डर है, लेकिन इसको साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट को भी सीबीआई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब सीबीआई की तीसरी टीम को ये केस सौंपा जाता है। 2005 में सीबीआई की ये तीसरी टीम भी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में भेजती है। इसमें लिखा था कि सिस्टर अभया की मौत के पीछे किसी का हाथ है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। सीबीआई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और दोबारा जांच करने का आदेश दिया। अब सीबीआई की चौथी टीम बनाई जाती है।
2008 में कोर्ट ने ये केस केरला ब्रांच के सीबीआई टीम को सौंप दिया। इन्हें सख्त आदेश दिया गया कि बिना किसी के दबाव में आए अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। सीबीआई की चौथी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्होंने लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच पर आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी मर्डर की बात मेंशन नहीं की, केवल यही कहा कि ये आत्महत्या है या फिर दुर्घटना है। मर्डर के एंगल से इस केस की जांच उन्होंने नहीं किया। क्राइम सीन से जो भी सबूत मिले, चाहे वो अभया के कपड़े हों या फिर उसके चप्पल हों या कुछ और, किसी को भी फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। फिजिकल एविडेंसेस को नहीं कलेक्ट किया गया। क्राइम सीन के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। कुएं से बॉडी निकालते समय उसके फोटोग्राफ भी लिए गए थे। उसमें इंजरीज साफ साफ दिखाई दे रही थी, उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या फिर कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, सब में कुछ न कुछ फेरबदल किया गया। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में, इन्होंने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच ने इन्हें क्राइम सीन पर जाने नहीं दिया ताकि ये ठीक तरह से अपनी रिपोर्ट बना सकें कि सिस्टर अभया की मौत के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन डॉक्टर ने सिस्टर अभया की बॉडी पर 6 इंजरीज भी देखे थे, जो डूबने से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। इन्होंने इसे रिपोर्ट में भी लिखा था, लेकिन आपको तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीबीआई की इस टीम ने सिस्टर अभया की दोस्त और उस चोर अदक्का राजू के बयान पर भी ध्यान दिया। सिस्टर अभया की दोस्त बता रही थी कि एक बार अभया ने एक नन और 2 फादर को आपत्तिजनक हालत में देखा था। उस चोर अदक्का राजू ने भी बताया कि ये कांड वाले दिन उस कॉन्वेंट में चोरी करने के लिए गया था। उसने भी उन तीनों को साथ में देखा था। सीबीआई इनके बयान पर ध्यान देती है। इन्होंने सोचा कि अगर उन तीनों से पूछताछ की जाएगी तो वो कुछ बताने वाले नहीं हैं, इसलिए उनका नार्को टेस्ट करना चाहिए। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सस्पेक्ट को एक खास डोज में ड्रग्स दिए जाते हैं। इसके बाद वो आधा बेहोश और आधा होश में रहता है। इस अवस्था में वो सस्पेक्ट केवल सच ही बोलता है। सीबीआई सिस्टर सेफी, फादर कोट्टूर और फादर जोस को अपना सस्पेक्ट मानती है और अब इन्हें बेंगलुरु भेजा जाता है नार्को टेस्ट के लिए। डॉक्टर मालिनी इस नार्को टेस्ट को करती हैं। इन्होंने अब्दुल करीम तेलगी और अबू सलेम का भी नार्को टेस्ट किया था। अब यहाँ सिस्टर अभया केस में भी ये नार्को टेस्ट करती हैं। नार्को टेस्ट की वीडियो 3 सीडीज में स्टोर किया गया था, क्योंकि तीनों सस्पेक्ट का अलग अलग नार्को टेस्ट हुआ था। इन सीडीज को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में भेजा जाता है। बाद में पता चलता है कि इन सीडीज के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। अब हाई कोर्ट डॉक्टर मालिनी से इसका जवाब मांगती है और साथ में ओरिजिनल वीडियो भी मांगती है जो उस समय रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इस समय तक मालिनी अपने कुछ अलग ही प्रॉब्लम में फंस गई थी। इन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गलत किया था, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट को जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। डॉक्टर मालिनी के अलावा जो लोग भी उस टेस्ट में इन्वॉल्व थे, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो सीडी कोर्ट के पास आई थी उसको CDIT यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर इमेजिंग टेक्नोलॉजी के पास भेजा जाता है जांच के लिए। CDIT पूरी ईमानदारी से इसकी जांच करती है। पहली सीडी फादर कोट्टूर की थी। इनकी रिकॉर्डिंग 32 मिनट 50 सेकंड की थी और इसको 30 बार एडिट किया गया था। दूसरी सीडी फादर जोस की थी। ये 40 मिनट 55 सेकंड की थी। इसकी 19 बार एडिटिंग की गई थी। और थर्ड थी सिस्टर सेफी की। ये रिकॉर्डिंग 18 मिनट 42 सेकंड की थी। इसे 23 बार एडिट किया गया था। अदालत सीबीआई को आदेश देती है कि 10 दिनों के अंदर ओरिजिनल सीडी ढूंढ कर लाएं। वैसे तो ये सीडी सील बंद लिफाफे में होती है और केवल ऑफिशियल ही इसे खोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये सीडी केरला के एक लोकल चैनल पर चल गई। टीवी पर जो ये सीडी चली, इसमें दोनों फादर और नन अपनी कहानी सुना रहे थे कि कैसे कैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया। 27 मार्च 1992 की सुबह 4 बजे सिस्टर अभया उठती हैं। गर्मी बहुत थी, इनको प्यास लगा था। ये पानी पीने के लिए किचन में जाती हैं। किचन में फ्रिज रखा हुआ था। ये उसमें से पानी निकालती हैं और पीती हैं। तभी इन्होंने एक आवाज़ सुना, जिसके बाद थोड़ा पानी जमीन पर गिर गया। किचन के बगल वाले कमरे से ये आवाज़ आ रही थी। सिस्टर अभया फ्रिज में बॉटल को रखती हैं और उस कमरे के पास जाती हैं। यहाँ पर सिस्टर अभया ने सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोट्टूर और फादर जोस को एक आपत्तिजनक हालत में देखा। इसके बाद सिस्टर सेफी की नज़र अभया पर जाती है। ये बहुत डर जाती हैं और एक हथौड़ा लेकर के सिस्टर अभया के सर पर वार कर देती हैं। सिस्टर अभया बेहोश हो गईं। इन तीनों को लगा कि वो मर चुकी हैं। फिर दोनों पादरी सिस्टर अभया को उठाते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। यही सब बातें इन तीनों ने नार्को टेस्ट में बताया था। चूँकि इस सीडी के साथ छेड़छाड़ किया गया था, इसलिए इस पर सवाल उठने लगे। कोर्ट में इन तरह के टेस्ट को एडमिसिबल नहीं माना जाता है, क्योंकि जो भी इसमें होता है सब ड्रग्स के नशे में होता है। इसके बाद इन तीनों का यही बयान सीबीआई की रिपोर्ट बनती है। ये तीनों सीबीआई की कस्टडी में चले जाते हैं पूछताछ के लिए।
इनको जेल गए साल भर भी नहीं हुए और 2009 में तीनों बेल पर बाहर आ जाते हैं। फादर जोस को तो केस से बरी ही कर दिया गया। 2009 के बाद ये केस ठंडा पड़ने लगा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2019 में पहली बार सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सिस्टर सेफी और फादर थॉमस के ऊपर मुकदमा शुरू होता है। इसमें वो चोर अदक्का राजू भी एक गवाह के तौर पर शामिल हुआ था। करीब 28 साल के बाद 2020 में ये केस अपने अंतिम छोर पर आया। 22 दिसंबर 2020 को सीबीआई कोर्ट ने सिस्टर सेफी और फादर कोट्टूर को आजीवन कारावास की सजा दे दी। साथ में इन पर 5-5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया। सीबीआई कोर्ट ने अदक्का राजू के बयान को मुख्य बताया, जिसके बाद ही इन्हें सजा मिल पाई। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।